हेलो गाइस, आज हम लोग विजन आईएएस का मार्च 2020 का करंट अफेयर्स पॉलिटी वाला भाग कवर करेंगे। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन पेपर्स को देखें तो करंट अफेयर्स से काफ़ी सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, तो हम इसको इग्नोर नहीं करेंगे और इसको बिल्कुल ही सिंपल तरीके से समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो टोटल 6 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक देखते हैं। तो न्यूज़ ये है कि प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया है फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई को टू द राज्यसभा। हम लोग को पता है कि राज्यसभा में 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। ये मेंबर्स किस बेसिस पे नॉमिनेट होते हैं? तो ये अपने अपने फील्ड में उनको स्पेशल नॉलेज, जैसे कि लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल सर्विस में उनको स्पेशल नॉलेज या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रेसिडेंट ने ये आर्टिकल 81A के अंडर किया है और रंजन गोगोई को रिटायरमेंट के 6 मंथ्स के अंदर ही नॉमिनेट कर दिया गया है। सो इसके वजह से काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। बट ये पहली बार नहीं हुआ है। यहाँ बॉक्स में पहले के एग्जाम्पल्स कुछ दिए हुए हैं, जैसे जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, जस्टिस बहरुल इस्लाम, जस्टिस कौदूर सदानंदा हेगड़े। ठीक है, अब इनके फेवर में क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं ये देखते हैं। पहला है नो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल बार। किसी भी तरह का लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल बार नहीं है। आर्टिकल 124(7) कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज होते हैं वो ना तो प्लीड कर सकते हैं ना एक्ट कर सकते हैं किसी भी कोर्ट में या किसी भी अथॉरिटी में इंडिया के अंदर। ये प्रोविज़न सिर्फ रिटायरमेंट के बाद जो लोग काम करते हैं जुडिशरी में उनके लिए है। ये प्रेसिडेंट, गवर्नर या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए नहीं है। प्लस कोई कूलिंग ऑफ पीरियड नहीं है। कूलिंग ऑफ पीरियड मतलब कोई बीच का टाइम इंटरवल नहीं है जज के रिटायरमेंट के बाद। नेक्स्ट है नो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में, जैसा कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में है। प्लस जुडिशरी और लेजिस्लेचर एक साथ काम कर सकते हैं नेशन बिल्डिंग के लिए। अगर ऐसा एक्सचेंज ऑफ पर्सनालिटीज़ होता है तो जैसे अगर किसी जज को पार्लियामेंट में एज अ मेंबर आते हैं, तो पार्लियामेंट में अगर कोई जज हो एज अ मेंबर तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, जुडिशरी अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ रख सकते हैं एंड वाइस वर्सा। फिर है कि और भी इंस्टेंसेस है दूसरे डोमेन में कि पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का। फॉर एग्जांपल जस्टिस पी सथा शिवम केरला के गवर्नर अपॉइंट किए गए थे और जस्टिस हिदायतुल्ला वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं। प्लस उन्होंने अभी तक कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं किया है। यहाँ पे प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया है उनको, तो ऐसा नहीं है कि वो इलेक्टेड है। जो लोग इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो दे आर सब्जेक्ट टू विप ऑफ दैट पार्टी, मतलब उनको उसी तरह से वोट करना होता है जिस तरह से उनकी पार्टी उनको बोलती है। वो पार्टी को या गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते हैं अगर पार्टी पावर में है तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट मेंबर होते हैं, उन पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं होता पार्टी का। फिर नेक्स्ट है इट विल ऐड वैल्यू टू राज्यसभा डिबेट्स। अगर नॉलेजेबल एमिनेंट जजेस राज्यसभा में आते हैं तो डिबेट अच्छा होगा, नॉलेजेबल होगा और वैल्यू ऐड करेगा डिबेट में। अब अगेंस्ट के आर्ग्यूमेंट्स देखते हैं। इट कॉम्प्रोमाइजेस इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इससे ऐसा मैसेज जा सकता है बाहर कि अगर कोई जज रूलिंग पार्टी के फेवर में जजमेंट्स दे रहे हैं तो उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो इस सिचुएशन में फिर जुडिशरी इंडिपेंडेंट कैसे रहेगा? फिर नेक्स्ट है इंटेग्रिटी ऑफ जजेस। तो क्योंकि इंडिया में जुडिशरी इंडिपेंडेंट है तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि जजेस अपने आप को ऐसा कंडक्ट करें कि उनके रिटायरमेंट के बाद भी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे कोई सवाल ना उठे या कोई नेगेटिव इम्प्रेशन ना पड़े। जजेस को बिना फियर या फेवर, किसी भी तरह का डर या पाबंद या पक्षपात नहीं होना चाहिए और किसी भी तरह के पॉलिटिकल अफिलिएशन या डिवाइड से दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट है इट वायलेट्स द फंडामेंटल्स ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। जो गवर्नमेंट होती है वो लार्जेस्ट लिटिगेंट, मतलब सबसे ज़्यादा जो केसेस में इन्वॉल्व रहती है। सो ऐसा करने से जो भी ऐसे अपॉइंटमेंट्स होते हैं ये कोर्ट के एबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि उनका जो भी डिसीजन होता है वो ट्रांसपेरेंट मैनर में हुआ भी है या नहीं, या बस गवर्नमेंट के ही फेवर में जजमेंट्स दे रहे हैं वो, ये सवाल उठता है। फिर है इट इरोड्स पीपल्स ट्रस्ट। ऐसे इंसिडेंट्स जब होंगे तो लोगों का भरोसा भी उठ जाएगा फिर जुडिशरी से, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या स्टेप्स ले सकते हैं हम लोग।
सो फर्स्ट इज़ मैंडेटरी कूलिंग ऑफ पीरियड जजेस के लिए। इससे क्या होगा, ये चांसेस को मिनिमाइज़ कर देंगी, कम कर देंगी कि जजेस अपने पोस्ट रिटायरमेंट्स के ऑफर से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। ये कूलिंग ऑफ पीरियड एटलीस्ट 6 साल का हो, कोई भी जज अपॉइंट ना हो इसके पहले, क्योंकि गवर्नमेंट की टेन्योर 5 साल की होती है। नेक्स्ट है कि हमें ब्रिटेन मॉडल को फॉलो करना चाहिए। ब्रिटेन में क्या होता है कि वहाँ हर सुप्रीम कोर्ट जज को ये हक होता है कि वो ब्रिटेन के पार्लियामेंट में बैठ सके फॉर द रेस्ट ऑफ हिज और हर लाइफ। सो अगर पार्लियामेंट में नॉमिनेशन ऑटोमेटिकली 10 साल के लिए हो जाएगा तो कोई डाउट नहीं होगा इन मेंबर्स पे। तो हमें भी ऐसा मॉडल अपना लेना चाहिए। लास्ट पॉइंट है एक्सटेंड एप्लीकेशन ऑफ अदर स्टैट्यूट्स टू जजेस। मतलब और भी लॉज हैं जो जजेस पे अप्लाई हम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 का सेक्शन 8 है, जिसमें उसके चेयरमैन और मेंबर्स को री एम्प्लॉयमेंट के लिए, मतलब दोबारा काम करने पे पाबंदी लगाई हुई है। ठीक है, यहाँ इस बॉक्स में कुछ फैक्ट्स दिए हैं, ये देखते हैं। ग्रुप ए के जो ऑफिसर्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, वो रिटायरमेंट के बाद 2 साल तक कोई भी कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते गवर्नमेंट के परमिशन के बिना। फिर है सीएजी कैग, ये रिटायरमेंट के बाद एलिजिबल नहीं होते आगे काम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के लिए। फिर है यूपीएससी, ये भी रिटायरमेंट के बाद उनको दोबारा अपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता है। ये था हमारा पहला टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टू प्रॉपर्टी। हमने ये लास्ट टू लास्ट वीडियो में देखा था जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे कि राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स से हटाकर लीगल राइट बना दिया गया था 44th अमेंडमेंट के थ्रू, और इसको फिर आर्टिकल 300A के अंदर इंक्लूड किया गया था। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि किसी भी पर्सन से उसका प्राइवेट प्रॉपर्टी फोर्सिबली ले लेना बिना किसी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट था आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 के अंदर, और इंडिपेंडेंस के पहले स्टेट पे काफ़ी लिमिटेशंस थे। आर्टिकल 31(2) के अंदर ये कहा गया था कि कंपल्सरी एक्विजिशन और रिक्विजिशनिंग ऑफ लैंड सिर्फ पब्लिक पर्पस के लिए ही होना चाहिए, और सेकंड है कि उसके लिए जो लॉ इनैक्ट किया जाएगा उसका कॉम्पनसेशन भी प्रॉपर देना पड़ेगा स्टेट को। बट इंडिपेंडेंस के बाद काफ़ी प्रॉब्लम्स आने लगी गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में, जैसे कि जो लैंड रिफॉर्म्स लेकर आए उसके वजह से, और मेजर्स टू प्रोवाइड हाउसिंग इन अर्बन एरिया उसको लेकर। तो काफ़ी अमेंडमेंट्स आ चुके हैं राइट टू प्रॉपर्टी में। ये बॉक्स देखते हैं। जैसे फर्स्ट अमेंडमेंट से 2 आर्टिकल्स ऐड किए गए थे, आर्टिकल 31A और 31B, और 9th शेड्यूल भी ऐड किया गया था। फिर 4th अमेंडमेंट आया, इससे आर्टिकल 31A का स्कोप एक्सटेंड किया गया, कुछ और कैटेगरीज ऐड किए गए। फिर 17th अमेंडमेंट, 25th अमेंडमेंट और 42nd अमेंडमेंट आया, ये सब राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। फाइनली 44th अमेंडमेंट ने आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19 1F को ख़त्म कर दिया और आर्टिकल 300A इंसर्ट किया। तो देखते हैं 300A में राइट टू प्रॉपर्टी क्या कहता है। सो 300A ये कहता है कि कोई भी पर्सन से उसका प्रॉपर्टी नहीं लिया जा सकता है एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। इसका मतलब राइट टू प्रॉपर्टी या फंडामेंटल राइट नहीं है। अगर 300A वायलेट होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। प्लस एक लॉ की ज़रूरत होगी किसी भी पर्सन को उसके प्रॉपर्टी से डिप्राइव करने के लिए। सो देखते हैं राइट टू प्रॉपर्टी एज अ ह्यूमन राइट। बहुत सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि राइट टू प्रॉपर्टी बस स्टैट्यूटरी राइट नहीं है बट ह्यूमन राइट भी है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 सेक्शन 17 1 एंड 2 के अंडर रिकॉग्नाइज करता है राइट टू प्रॉपर्टी को। सो क्या कहता है ये देखते हैं। ये कहता है कि सबको राइट है टू ओन प्रॉपर्टी, या तो अकेला या तो एसोसिएशन विद अदर्स। नेक्स्ट, किसी पर्सन को आर्बिट्ररीली मतलब बिना रीज़न के डिप्राइव नहीं किया जा सकता उसके प्रॉपर्टी से। इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं। स्टेट बिना किसी रीज़न के किसी का प्रॉपर्टी नहीं ले सकती, और ये एक सेल्फ प्रोटेक्शन का टूल है, और लोगों को एंटरप्रेन्योर भी बनने का मौका मिलता है क्योंकि उसके पास प्रॉपर्टी है तो वो उसको अच्छे से यूज़ कर सकता है। सो राइट टू प्रॉपर्टी को वापस से फंडामेंटल राइट बनने के फेवर में कुछ पॉइंट्स हैं, ये देखते हैं।
पहला है, ये सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि स्टेट अनजस्टिफाइड तरीके से उनकी प्रॉपर्टी ना ले सके, जैसे डेवलपमेंट के नाम पर कभी कभी कंपलसरी लैंड एक्विजिशन और मास डिस्प्लेसमेंट नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि ये जुडिशरी को सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। अभी क्या है, सुप्रीम कोर्ट का डॉक्ट्रिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस ही सिर्फ एक सेफ गार्ड है गलत स्टेट एक्शन से बचाने के लिए, जैसे कि फेयर बैलेंस टेस्ट। इसमें क्या होता है कि अगर किसी का प्रॉपर्टी ले लें और उसका फेयर कॉम्पनसेशन ना दें, उसका फेयर वैल्यू ना दें, तो भी ये जस्टिशिएबल नहीं होता। अगर राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट बना दिया जाएगा तो ये जुडिशरी को भी हेल्प करेगी जस्टिस करने में, क्योंकि लोग ज़्यादा अवेयर रहेंगे कि ये उनका फंडामेंटल राइट छीना जा रहा है या अगर उनके प्रॉपर्टी के साथ कुछ गलत हो रहा है। फिर है टैकलिंग मैनिपुलेटिव प्रैक्टिसेस इन कैलकुलेटिंग फेयर कॉम्पनसेशन। जैसे कि ऐसा होता है कि अगर किसी की ज़मीन गलत तरीके से ले लिया गया हो और उसको प्रॉपर कॉम्पनसेशन भी नहीं देते हैं, क्योंकि जो लॉज ऑफ लैंड एक्विजिशन है वो काफ़ी वेग है, मतलब क्लियर नहीं है। फिर नेक्स्ट है कि कई बार सिटीजन्स के लैंड का प्रॉपर टाइटल नहीं होता है, तो उनका नाम ही नहीं होता लैंड रिकॉर्ड्स में, या फिर अगर होता है तो वो ढंग से मेंटेन नहीं होता। इसमें लोगों का लॉस हो जाता है। एग्जाम्पल है कि जो ट्राइबल्स हैं, ट्राइबल के लैंड राइट्स को स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, जबकि वो वहाँ से उस लैंड पे कई जनरेशन से रह रहे हैं। अब देखते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स नहीं, लीगल राइट्स ही क्यों रहने देना चाहिए। तो पहला है कि इट लीड्स टू स्मूदर लैंड एक्विजिशन। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और उसको ये इसमें लैंड एक्विजिशन में स्विफ्ट होना चाहिए। फिर है कि इट हैज़ ईज्ड अप जुडिशियल बर्डन। पहले कोर्ट्स के पास बहुत सारे केसेस आ रहे थे जब ये फंडामेंटल राइट्स था, बट अब ये काफ़ी कम हो गया है। नेक्स्ट है इट एड्स गवर्नमेंट इन इट्स वेलफेयर ऑब्जेक्टिव्स। तो वेलफेयर के लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट लैंड एक्विजिशन करे और उसका फेयर कॉम्पनसेशन भी दे। लैंड एक्विजिशन ज़रूरी होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल रोड कनेक्टिविटी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेसिबल कराने के लिए सबको। सो ज़रूरत है कि बैलेंस बनाकर चलना चाहिए राइट टू प्रॉपर्टी और डेवलपमेंट ऑफ कंट्री के बीच में। कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो हमें लेने चाहिए। पहला है लैंड रिकॉर्ड्स कंप्यूटराइज्ड होने चाहिए। सेकंड, ज़रूरत है ऐसे इंस्टीट्यूशंस डेवलप करने की ताकि लोग ईजिली लैंड टाइटल्स करवा सकें। नेक्स्ट है कि गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए कॉम्पनसेशन देते वक्त। LARR एक्ट जो है, मतलब राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013, इसको भी रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। फिर लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अगर बहुत ज़रूरी हो, नेसेसरी हो, देन प्रॉपर रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करना चाहिए जिनको डिस्प्लेस किया जा रहा है, और जो कॉम्पनसेशन है वो सोशल कॉस्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इंक्लूड करना चाहिए। गाइस, बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और वो मैं नेक्स्ट वीडियो में हम उसको समझेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट गाइस।